वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। ये बेटा प्रैक्टिस सेट यदि आपने लगा डाला ना, तो फिर कोई भी सवाल बिहार पुलिस का आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है? तो इसी तरीके से प्रत्येक दिन हम आपके लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे मैथ्स के। ठीक है? आप उसको लगाइए और उसके बाद आपका कोई सवाल एग्जाम में छूटेगा नहीं। बात समझे सर? ठीक है ना? तो चलो बेटा, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बच्चे आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है? पहला सवाल कहता है गाइस, जरा ध्यान से समझना, कई तरीके हैं इसको करने के। ठीक है? यदि a प्लस बी बराबर 8 है, सवाल में दे रखा है बेटा a प्लस बी का मान 8 है। ठीक है? तथा कहता है ए बी बराबर, यानी a इंटू बी बराबर, इसका वैल्यू दे रखा है गाइस 15। ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट। ठीक है? इतनी सी चीजें आपसे पूछ रहा है ना बच्चे? तो आज देखो, करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको एकदम से बेस्ट मेथड, डायरेक्ट आप सवाल को देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। यदि a प्लस बी दे रखा है और उसी का गुणनफल, a और b का गुणनफल है ना बेटा, ए बी बराबर 15 दे रखा है, यानी a और b को गुना करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो आप बेटा 15 का ऐसा फैक्टर निकालो, ठीक है, जो कि जोड़ने पर उसका सम 8 आ जाए। ठीक है? तो 3 पचे 15 होता है ना? 3 पचे 15, अर्थात ये जो a का वैल्यू 3 हुआ और b का वैल्यू कितना हुआ? 5 हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप इसी का वैल्यू आप यहां पर बिठा दीजिए। तो a का स्क्वायर करें, ये a का मान कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 9। अब प्लस b का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 25। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो 25, 5 30 और 4 34, यानी 34 आपका इस सवाल का क्या है सर? आंसर है कि नहीं? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है ना? और ध्यान से समझिएगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं उसी तरीके से चीजें आप समझते जाना। ठीक है ना? ज्यादा लंदफंद मत सोचो, सवाल एकदम बेटा चुटकियों में सॉल्व होता है यदि आप मेरे अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करोगे तो। बात समझे कि नहीं? ठीक है? आइए देखिए, सवाल कहता है बेटा, यदि साइन 3a बराबर, ये दे रखा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 30 डिग्री, और कहता है जहां 3a क्या है? एक न्यून कोण है। न्यून कोण समझते हो? न्यून कोण का मतलब होता है उस त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। न्यून का मतलब न्यूनतम यानी छोटा होता है। ठीक है? तो 90 डिग्री से छोटा वाला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो हमसे यहां पूछ रहा है बेटा a का मान क्या होगा? a बराबर व्हाट? क्या पूछा हमसे? a बराबर व्हाट? ठीक है? थोड़ी सी चीजें हम आपको यहां पर समझाना चाहते हैं कि कैसे हम इस सवाल को देखें और पटापट कर दें। ठीक है? जरा ध्यान से देखो। अच्छा, जरा सा ये बताइए तो आप, ये आपको पता होगा बेटा, साइन 30 डिग्री बराबर होता है कॉस 60 डिग्री के, होता है। अरे साइन 30 का मान कितना? हाफ, 1/2, और कॉस 60 का मान भी कितना होता है? 1/2। बात समझे कि नहीं? इसीलिए ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक? अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। यहां साइन कॉस के अलावा टेन कॉट भी हो सकता है, सेक कॉसेक भी हो सकता है। ठीक है? तब वहां पर आप कैसे करोगे सवाल को, ये चीज आप समझ लो एक बार। ये साइन 30 बराबर कॉस 60, ये बराबर कब हुआ? जरा सा गौर से देखो, ये दोनों का जो एंगल है, यानी कोण का मान 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसका जो योग है ना बेटा, इसका योग कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? आप वैसा एंगल सेट करो जिसका कि योग 90 डिग्री हो। ठीक है? जैसे यदि हम कहते हैं टेन 45 डिग्री
बराबर कॉट 45 डिग्री होता है। टेन 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, इसीलिए ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। जरा देखो तो गौर से, इसका दोनों का एंगल, इसका योग कितना है, योग है कितना डिग्री, 90 डिग्री। 45 प्लस 45, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो साइन और कॉस की वैल्यू बराबर तभी होगी जब उसके एंगल यानी कोण का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। या चाहे टेन कॉट बराबर कब होगा, जब उसका एंगल का सम, ठीक है, यानी उसके कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से सेक और कॉसेक में कॉम्बिनेशन बनता है। बात समझ गए, ठीक है। तो आइए यहां से हम आपको ये चीजें आपने सीख लिया कि साइन कॉस इक्वल कब होगा, जब उसके एंगल का सम यानी कोणों का योग 90 डिग्री होगा। टेन और कॉट इक्वल कब होगा, जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। अरे हाँ या ना। सेक और कॉसेक इक्वल कब होगा, जब उसके सम यानी एंगल ऑफ सम जो है यानी कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीजें आप एकदम से गांठ बांध करके लिख लेना कहीं पर खोपचे में बगल में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो चलो बेटा, अब हम ये इस सवाल को करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। आप बताइए साइन इक्वल है कि नहीं कॉस के। तो साइन कॉस के इक्वल कब होगा, जब इसका जो एंगल है इसका सम यानी इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये देखो, इसको इसका योगफल कर दो आप, यानी 3a प्लस a माइनस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, बता दो ना, योगफल 90 डिग्री होगा। अरे हाँ या ना। तो 3a प्लस a कितना हो गया बेटा, 4a। ठीक, ये जाकर के उधर क्या होगा, -30 जुड़ जाएगा। तो 90 और 30 कितना हुआ बेटा, 120। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 9 3 12। अब यहां से a का मान निकाल लीजिए आप, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12 यानी 30, यानी ये जो a का मान है बच्चे ये 30 डिग्री आएगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पा रहे हो ना सर जी, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि साइन कॉस रहे, उसके एंगल का सम जोड़ करके 90 कर दो, ठीक है। टेन कॉट रहे, उसका एंगल का सम जोड़ करके 90 डिग्री कर दो। सेक कॉसेक रहे इक्वल में, ठीक है, तो उसके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद वहां से हम क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व कर लेंगे। समझ पा रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। बहुत सुंदर। तो ये सर क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बड़े प्यार से करवाया सर जी, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके बोर्ड पर अब दिख रहा है बेटा। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, दो रेखाएं हैं, स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं हैं, ठीक है। एक है ए बी, दूसरा है सी डी। सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। तो आप ऐसा दो रेखा लीजिए जो कि एक दूसरे को काटे, ठीक है। और कहां पर, ओ पर काटता है। जरा देखो यहां ध्यान से, हम एक रेखा ये लिया, ये है ए बी, ठीक है। दूसरा रेखा ये लिया बेटा, ये है हमारा सी डी। बात समझ पा रहे हो। और कहते ये बिंदु क्या है हमारा, कहां पर काटती है उसको, ओ पर, तो बिंदु ओ लिख दिया। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो आप, ठीक। अब सवाल में कहता है यदि कोण AOC बराबर 40 डिग्री, देखो तो बेटा ये कोण की बात कर रहा है, ये AOC, इसका मान दे रखा है सवाल में 40 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कोण BOC यानी BOC, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल व्हाट नहीं, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, हमने मान लिया इस एंगल को कुछ भी कि ये x डिग्री है। कितना बच्चे, x डिग्री है। क्लियर है। अब आप जरा सा इस पार्ट को भूल जाओ, भूल गए है ना। क्या ये कोण और ये कोण पड़ोसी कोण नहीं है ना। आसन्न कोण कहते हैं इसको, पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, आसन्न कोण, ठीक है। तो एक ही रेखा पर जब दो कोण बन रहा है, ठीक है, रेखा एक ही है, और ये वाला लाइन ये जो है OC, ये दोनों कोण के लिए कॉमन है कि नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, आसन्न कोण। और आप जानते हैं
कि आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है सर, ठीक है। आसन कोण का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, यानी 40 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हाँ ना बेटा? तो ये x की वैल्यू यदि आप निकालेंगे यहां से, x डिग्री बराबर 180 अब माइनस 40, ये कितना हो जाएगा? 140, है ना। यही क्या हो गया हमारा एंगल पूछ रहा है बेटा, क्या? BOC, यही x का मान है, BOC यही हमारा आंसर है 140 डिग्री। हाँ या ना? बात को समझे है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इतना ध्यान रखना, आसन कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बात समझे सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये सर था क्वेश्चन नंबर 3, हमने आपको करवाया सर बड़े प्यार से, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, ठीक है। ध्यान से एकदम, जितना भी हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो? इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। अगर ये सवाल आपने लगा लिया ना तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? कम से कम मैथ में तो आप पूरे 10 के 10 नंबर लेकर के आओगे। कभी किसी शिफ्ट में 10 पूछता है, किसी में 8, किसी में 9, इसी तरह से बिहार पुलिस में क्वेश्चन का संख्या रहता है। बात समझ रहे कि नहीं? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। कहता है दो बिंदु P तथा Q है, ठीक। यहां देखो, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, ठीक। इससे बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है। और P का नियामक दे रखा है बेटा 5, 5 और Q का नियामक दे रखा है बाबू मेरे 2 और 2, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है ना। तो जो बच्चे कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना वो ये सवाल अभी तक कर लिया होगा, है कि नहीं? नहीं किया? क्या नहीं किया तो देख लो यहां पर ध्यान से। जैसे ही हमें दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोले ना तो आप ध्यान से यहां देखो, यानी ये डिस्टेंस बराबर होगा इसका पहला नियामक और इसका पहला नियामक, इसका अंतर कर दो। 5 में से 2 गया, कितना होगा? 3। अरे समझे? ठीक है, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, क्या हुआ? 3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर ये देखो इसका दूसरा नियामक, इसका दूसरा नियामक, तो 5 में से 2 जाएगा, ये भी कितना होगा? 3। फिर से इसका स्क्वायर कर दो, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाल दो दोनों को जोड़ करके, ठीक है। आंसर है, देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, यानी √18। और √18 को हम क्या लिखेंगे? बोलो, 9 दूनी 18 होगा ना बेटा, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √2 इकाई, 3√2 इकाई। ये क्या है? हमारा आंसर है। ये दो बिंदु के बीच की क्या है? दूरी है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, जैसे ही दो बिंदु के बीच का दूरी आपसे पूछे और उसका नियामक दे रखा है तो पहला को पहला से घटा करके, पहला को घटा करके उसका वर्ग कर देना, फिर प्लस दूसरे को दूसरे से घटा करके उसका वर्ग कर देना और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल दो। वही क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अरे बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी बेटा हमने आपको कराया, ये कोऑर्डिनेट से पूछा गया सवाल था, ठीक है। सेट का, प्रैक्टिस सेट का सवाल है ये, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बेटा सवाल को लगाते जाओ, ठीक है। जैसे ही सवाल आता है आपके स्क्रीन पे वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं बनता है तो आप फिर से उसका सॉल्यूशन देखिए पूरा विस्तार से। बात समझ रहे हो? नहीं कि वीडियो भगा भगा कर टिप 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 कर रहे हो, फिर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी कभी नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, इसीलिए बेटा वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम लगातार देखते रहो। बात समझ रहे हो? पहले आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद बनाइए, उसके बाद फिर से उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। हो सकता है आपके करने के तरीके अलग हो, हम जो समझा रहे हैं उसका तरीका अलग हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरा जो तरीका होगा बेटा वो एग्जाम में सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होगा,
ठीक है, एकदम छोटा से छोटा। जितना जल्दी आप बना सकते हो सवाल, उतना ज्यादा सवाल कर पाओगे, और जितना ज्यादा सवाल करोगे उसी का सिलेक्शन होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कराया आपको हमने। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है बेटा एडवांस से, ठीक है, घन का है ये। दो घनों का आयतन का अनुपात 27:64 है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा घन के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। घन का आयतन होता है, घन का आयतन, बोलो, जानते हो कोई बच्चे? जानता होगा। ठीक है, घन का आयतन होता है बेटा भुजा का क्यूब। ठीक है, जो भी भुजा है उसका क्यूब, यानी वॉल्यूम। अगर हमने भुजा को ए माना है तो ए का क्यूब। अब बताइए, यहां से यदि हमें भुजा पूछा जाए तो ये 3 बेटा इधर आएगा, तो ये क्या होगा? क्यूब रूट होगा, बराबर किसके? भुजा के। हाँ या ना? ठीक है, बात को समझा बेटा? है कोई दिक्कत तो नहीं है? 1/3, यानी इसका क्यूब रूट निकाल देना है आपको। अर्थात यहां से क्या सीखा कि यदि आयतन पता हो तो उसका घनमूल निकाल दीजिए, वहां से क्या मिलेगा आपको? भुजा मिलेगा। क्लियर है ना? तो आइए देखिए, इसी सवाल को हम एकदम देख करके आंसर बोल देंगे। दो घन का आयतन का अनुपात कितना दे रखा है? 27:64। ये क्या बेटा? वॉल्यूम है, यानी आयतन। ठीक है, अभी सिखाया आपको। आयतन अगर दे रखा है, हमें भुजा निकालना हो यानी ए का मान निकालना हो, तो वॉल्यूम का क्या कर देंगे हम? क्यूब रूट यानी घनमूल। तो बोलो बेटा 27 का घनमूल कितना होगा? 3 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 64 का घनमूल सर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, 3:4। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, घनमूल निकालने आता है ना बेटा? 3 बार, जो किसी भी संख्या को 3 बार लिखने के बाद अगर वो संख्या मिल जाता है आपको, तो उसी को घनमूल कहते हैं। जैसे देखो ये 27 है, 27 को हम क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 3 27 होगा कि नहीं होगा? और ये 64 को क्या लिखेंगे? 4 गुना 4 गुना 4 लिखेंगे ना बेटा? बोलो ना, अनुपात है। तो ये 3 का पेयर बनता है, 3 का पेयर है, तो इसका अगर हम घनमूल निकालते हैं, ये ऐसे इस तरह से घनमूल लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम इसका घनमूल निकालते हैं तो 3 के बदले 1 लिखा जाता है एक बार, और यहाँ पे 4 गो है, 3 गो है 4, तो ये एक बार लिखेंगे 3:4। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? तो इसी तरीके से बेटा घनमूल निकाला जाता है। बात समझे? और बच्चे इसको अब हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर कराया हमने आपको बड़े प्यार से। ठीक है, आप देख लो बेटा, जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और अगर ये चीज आपने सीख लिया तो फिर वहां पर डाटा किसी भी तरीके से चेंज करेगा वो, तो आप सवाल को कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा 6000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है ये। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कहता है 6000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही दे हो। आपको बेटा यहां पहले छमाही के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, छमाही का मतलब होता है 6 महीने पर आपको ब्याज देना होगा। बात समझे? कितने कितने महीने पर बच्चे? 6 महीने पर आपको क्या देना पड़ेगा सर? ब्याज देना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से समझिए छमाही का मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे ही छमाही वाला सवाल पूछेगा ना, छमाही, तो आप ये पहले पता कीजिए कि एक बरस में क्या छमाही होगा? 2 छमाही होगा, 6 बरस, सॉरी 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, कितना हो गया? 12 महीना, यानी 1 बरस। ठीक है, तो 1 बरस में 2 छमाही होता है। ध्यान से समझना। अगर आपसे तिमाही बोलेगा तो 1 बरस में क्या तिमाही होगा? यानी 3 महीने, 3 चौक 12, 4 तिमाही होगा। बात समझ पा रहे बेटा? ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग माही वाला सवाल। ठीक है, तो जैसे ही आपके कंपटीशन में माही वाला सवाल आएगा ना, तो क्या करना? दर में भागा कर देना, किससे? माही से। क्या गो माही होता है? उससे। ठीक है,
और समय में क्या करना है, गुना करना है उसी माही से। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां दर 10% दे रखा है और छमाही बोल रहा है, तो एक वर्ष में क्या छमाही, 2 छमाही, तो 10 में हम 2 से भागा करेंगे, समय में 2 से गुना कर देंगे। तिमाही बोलेगा तो दर में 4 से भागा करेंगे, समय में 4 से गुना कर देंगे। अरे बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए ये चीज को आप समझ गए, छमाही तिमाही का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो बेटा सवाल करते हैं हम। प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 6000 और दर, प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा, तो करते हैं। प्रिंसिपल सर दे रखा है हमारा कितना, 6000, 6000 रुपया दे रखा है और रेट है हमारा 20% और टाइम है हमारा 1.1/2%, 2 बरस। ठीक है, अभी समझाया था आपको, लेकिन कहता है ब्याज कब हो रहा है संयोजित, छमाही दे हो ब्याज, यानी 6 महीने में आपको ब्याज देना होगा। ठीक है, तो बोलो बेटा दर में क्या करोगे आप, 2 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 10%। अरे होगा, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा बाबू मेरे, 1/10। क्लियर है। ठीक, अब समय में क्या करेंगे हम, इसमें 2 से भागा, दर में 2 से भागा, समय में गुना। ठीक है, ये 1.5 वर्ष का 2 करेंगे, कितना देगा ये, 3 वर्ष। ठीक है, 3 बरस बोलिए या चाहे 3 छमाही बोलिए, बात एक ही है, उस सबसे कोई लेना देना है नहीं आपको। अब आइए हम ये सवाल को करते हैं। बेटा अगर ये नीचे वाला क्या होता है, हमेशा हमारा प्रिंसिपल और ऊपर वाला होता है हमारा ब्याज। ठीक है, तो प्रिंसिपल को यदि आप ब्याज में जोड़ देते हो तो क्या मिलता है आपको, अमाउंट मिलता है मिश्रधन। ठीक है, क्या मिलता है, मिश्रधन। तो बोलो बेटा प्रिंसिपल हमारा 10 है, ठीक है, एक इसमें जुट जाएगा, अमाउंट यानी मिश्रधन कितना होगा हमारा, 11। हाँ या ना। ठीक है, ये तो 1 साल की बात हुई, 3 बरस की बात कर रहा था, इसको क्या बार लिखेंगे हम, 3 बार। ठीक है, 10 10 11, ये रेशियो बन गया हमारा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारा 1000 और ये हो जाएगा 1331। ठीक है, कितने सालों का, 3 साल का ये हुआ हमारा प्रिंसिपल और ये हुआ हमारा अमाउंट अर्थात मूलधन और ये मिश्रधन। क्लियर है बात। ठीक है, हमसे पूछा है, क्या पूछा है जरा ध्यान से देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर व्हाट, ये हमसे पूछा है कि नहीं। तो ये बोलो बेटा ये मिश्रधन है, यानी इसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यदि ब्याज का मतलब कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यदि हम इस 1331 में 1000 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 331 यूनिट न होगा, 331 इकाई। यही आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, ये हुआ हमारा CI रेशियो वाला। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है प्रिंसिपल, 6000, तो ये 1000 रिप्रेजेंट करेगा 6000 को, कितने का मल्टीपल है, 6 का। इसमें भी आप 6 का मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, गुना कर दो, इसमें 6 1 का 6, ठीक है, 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 6 तिया 18 और 1 19, यानी 1986। ये हो गया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझे कि नहीं सर, 1986। ठीक, आप बच्चे ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमने बहुत ही अच्छे से YouTube पर पढ़ा रखा है। बात समझ रहे हैं, आप सर्च करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बाय संतोष सर, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा वीडियो दिखाएगा वो। ठीक है, उसे दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है वहां। बात को समझे कि नहीं। ठीक है, तो आप बेटा इसका यदि और डिटेल्स चाहते हो, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में फिक्स है, तो यदि इसका और डिटेल्स आप चाहते हो तो आप जा करके YouTube पर सर्च करो कंपाउंड इंटरेस्ट बाय संतोष सर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, आपको वो सारा वीडियो दिखाएगा और एक बार देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सर आपको बोर्ड पर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना 7वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एकदम इसका ट्रिक रट जाना आप। ठीक है, ध्यान समझना। कहता है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है,
बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कहता है गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकी। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस सवाल को करने का हम आपको बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या है इसका ट्रिक? सवाल को कैसे पकड़ोगे? किसी भी ट्रेन की चाल है या गाड़ी की चाल है, रुक रुक कर उसकी चाल में क्या होता है? कमी होता है और होगा ही होगा, ठीक है, रुक रुक कर चलने के कारण। तो जैसे ही ये रुक 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 वाला सवाल आएगा ना, कैसे करना जरा ध्यान से देखना। लिखना आप फास्ट माइनस स्लो बटे फास्ट गुना 60, ठीक है। बात समझे? ये फास्ट का मतलब है सबसे बड़का चाल, स्लो का मतलब है छोटका चाल, और उसको फास्ट से डिवाइड कर दीजिए और 60 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए एकदम धकाक से, ठीक है। देखो सवाल क्या कहता है, औसत चाल सबसे बड़का क्या है? 120 रुक रुक कर क्या है? स्लो वाला चाल 100, अब बटे ये फास्ट यानी 120 अब गुना 60। बोलो कितना हो जाएगा? 120 में से 100 चला गया 20, अब बटे 120 अब गुना 60, 20 छक 20 से और ये 6 दही के 60 यानी 10 मिनट प्रति घंटा ट्रेन रुकी है, ठीक है। 10 मिनट प्रति घंटा क्या हुआ बच्चे? ये ट्रेन रुकी है। इस तरीके से आप सवाल को कर लेंगे और ये रेलगाड़ी में भी आता है और आपका क्या आएगा? मिश्र अनुपात में भी आता है, ठीक है। ये चाल में भी आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है, किसी में भी आ सकता है ये सवाल, इतना वायरल है कि बात समझ रहे हो। तो आप सिर्फ ये रखना कि रुक रुक वाला सवाल जैसे ही आएगा तो फास्ट माइनस स्लो बटे फास्ट गुना 60, आपका भी आंसर आएगा फास्ट। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमने आपको कराया, ठीक। इस ट्रिक को एकदम हमेशा ही ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता है, ये टाइम एंड वर्क से सवाल है। रामू किसी कार्य का 2/5 भाग 1 घंटे में करता है। यहां पे रामू लिख दीजिए आप, ठीक है। कहता है 2/5 भाग कितने घंटे में? 12 घंटे में करता है। और श्याम जो है इसी काम का 3/4 भाग 15 घंटे में समाप्त करता है। तो आपसे कहता है दोनों अगर मिल जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये 2/5 भाग का मतलब क्या है? हो काम कंप्लीट नहीं है, समझे। काम कंप्लीट कब होता है? एक वर्क, जब यहां पर एक काम होता है, ठीक है, यानी एक यहां दिखेगा तभी काम कंप्लीट होगा। तो आप इससे जो है ये खुदरा खुदरी काम नहीं, उसको बोलिए कि मेरा काम पूरा करके जाओ, यानी एक काम करके जाओ, ठीक है। इससे एक काम पूरा वर्क करवाइए। ये कट जाएगा बेटा, 2 छक 12 कट जाएगा। ये कितना? ये क्या होगा इसमें? नीचे वाला जगह तो ऊपर होगा मल्टीप्लाई, तो 6 पचे 30 यानी ये पूरा काम 30 घंटे में करेगा। इसको काट दीजिए, 3 पचे 15 और ये 4 पचे 20 यानी इसको 20 घंटे में ये वो काम को करेगा, ठीक है। कंप्लीट वर्क करवा दिया। अब बताओ बेटा, टाइम एंड वर्क का सवाल है, क्या करते हैं हम? इसका एलसीएम निकाल दो। 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा सर? 60। यही है हमारा क्या? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में इस टाइम से डिवाइड करते हैं तो 30 दूनी 60 और ये 20 दिया 60। कोई दिक्कत है? ये क्या निकला हमारा? रामू और श्याम का इफिशियंसी यानी क्षमता। इसका मतलब है कि रामू 1 घंटे में 2 काम करता है और श्याम 1 घंटे में 3 काम करता है, यानी 1 घंटे का ये वर्क है, यानी 1 आवर वर्क है ये, ठीक है। अब दोनों अगर मिल जाएगा बेटा तो 3 और 2 कितना होगा? इसको भी मिला दीजिए 5, यानी 1 घंटा में 5 काम होगा और काम टोटल है कितना? 60। तो उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 3 + 2 5 से, अरे ठीक है, तो कितना होगा? 12 पचे 60 यानी 12 घंटा लगेगा उसको पूरा काम करने में। यही आपका आंसर है। बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, एकदम बेटा धड़ल्ले से सवाल कर दोगे आप, ठीक है। तो क्या सीखा यहां से आपने? जैसे ही अगर काम खुदरा खुदरी करता है, कंप्लीट वर्क नहीं करता है, तो उससे वर्क कंप्लीट करवाइए, यानी 1 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये चीज 30 कैसे लिखे नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में? यहां देखो ध्यान से,
2/5 काम किया 12 घंटे में, हमें एक का मान निकालना है। तो एक काम पूरा काम करेगा कितना बेटा 12, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये 2 छक 12 6 5 30 नहीं हुआ सर, 30 घंटा। ठीक है, तो ऐसे इतना आप करने के लिए जाओगे क्या एग्जाम में, यहीं पे काट दो ना सर, 2 छक 12 नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो ये था बेटा सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 था गाइज ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमने आपको कराया सर बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गाइज, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यदि क्रय मूल्य कुछ ना दे रखा हो तो आप क्रय मूल्य यानी सीपी हमेशा क्या मानते हैं 100। ठीक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। ठीक है, वहां जाकर के आप देख लेना, जितने भी टाइप्स हैं सबका एक एक क्वेश्चन कर लेना बेटा, लगा लेना, पढ़ो जी जान से। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, फिर दोबारा आने वाला नहीं है। बात समझे कि नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो ये एकदम नौकरी इस बार ले लीजिए, नहीं तो आप भटकिएगा जो सिर्फ बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी। आ जाओ, अगर क्रय मूल्य कुछ ना दिया तो सर क्या मानेंगे 100 मानेंगे। अब कहता है ये 25% लॉस हुआ, हानि पर बेचा है, तो 100 में 25 घटा दीजिए कितना होगा 75। फिर कहते हैं कितना में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, कितना में बेचे कि 25 का लाभ हो, तो 100 में 25 इस बार जुड़ जाएगा, लाभ का मतलब होता है बढ़ जाना। तो ये कितना होगा सर 125। हाँ या ना, ये निकल गया रेशियो एकदम बेटा। यही हमारा पढ़ाने का खासियत है। ऑफलाइन में भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं एकदम बिल्कुल रेशियो मेथड से। बात समझ रहे हो। ठीक है, इसीलिए रेशियो मेथड पे ध्यान दो, सवाल आपका एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, इसको यदि आप काटना चाहते हैं सर तो काट दीजिए। ठीक है, ये होगा 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 पचे 25 से, यानी 4:3:5 का हमें रेशियो मिल गया। ठीक है, सवाल में कहता है 480 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो ये हानि वाला एसपी है सर बेचने पर। तो यानी 3 का वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना सर 480। तो आप बोलो ये 16 तिया 48 यानी 160 का मल्टीपल है कि नहीं है ना सर। ठीक है, काट दोगे तो 160 में कटेगा ये 16 तिया 48, एगो जीरो ये यहां रख दीजिए। कहता है 25% के लाभ वाला एसपी निकालिए, तो इस 5 में भी हम क्या करेंगे 160 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो हो गया और 16 पचे 80 यानी 800 क्या हुआ हमारा इस सवाल का आंसर है। यानी उसको यदि 800 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा 25% का उसको प्रॉफिट होगा। हाँ या ना, समझ पाए बात को। एकदम रेशियो में तोड़ दो, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। बात समझे सर, है ना। ठीक है, तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको कराया बड़े प्यार से सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देख लो बच्चे। कहता है 5 संख्या का औसत 20 है। 5 संख्या का औसत क्या है 20 है। तो औसत में यदि आप संख्या से गुना कर दोगे तो क्या मिलेगा योगफल मिलेगा। तो 5 गुना 20 यानी 20 पचे 100, ये हो गया 100 क्या योगफल कितने संख्याओं का ये 5 संख्याओं का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। औसत में यदि संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको योगफल मिलेगा। इस बात की गांठ बांध लीजिए। ठीक है ना। अरे ऐसा होता क्या है जरा ध्यान समझिए। आप तो पढ़े हैं ना बेटा, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, योग बटे संख्या, ये ना होता है। यदि आप इसको कोना कोनी गुना करोगे बेटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा योग बराबर औसत गुना संख्या। यही तो बात है, औसत गुना संख्या हो जाएगा। नहीं समझे। ठीक है, तो यही करते हैं हम, जब औसत दे रखा है और संख्या उसको गुना कर दीजिए, हमेशा क्या मिलेगा आपको योगफल मिलेगा। अब सवाल में कहता है एक संख्या छोड़ देने पर, अरे बेटा 5 संख्या था, एक संख्या आप छोड़ दीजिएगा तो क्या गो संख्या बचेगा 4 संख्या बचेगा ना। तो कहता है इसका औसत 18 हो गया, तो औसत लिखिए 18। अभी सिखाया आपको, औसत को संख्या से गुना कर दीजिए तो 18 चौक कितना होगा बेटा 72। ठीक है,
72। हमसे पूछा है छोड़ी गई संख्या, तो ये 5 संख्या है, ये 4 संख्या है, तो इसमें से यदि हम घटा देंगे 5 में से 4 को, तो जो संख्या छूटा है वो न निकल जाएगा। तो 5 में से 4 घटा दीजिए, इधर हो गया 1, यानी यही है हमारा छोड़ी गई संख्या। और इधर 100 में बेटा आप 72 घटा दोगे तो ये 10 में से 2 गया, हो गया 8, या 9 में से 7 गया, 7 2 9, यानी 28 आपका क्या है, यही है छोड़ी गई संख्या। बात समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी सी बात समझ गए बेटा? अगर आप ये चीज समझ गए तो बहुत बढ़िया, आपका प्रैक्टिस भी चल रहा है, ठीक है, और आप बहुत अच्छे भी हैं पढ़ने में। बात समझे गाइस? ठीक है ना? तो चलो बच्चे, आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहां तक सर आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।